हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने हिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर का आधा प्रश्न पहले ही सॉल्व कर लिया है, वो आपका प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट है। ये उसी पेपर का बचा हुआ क्वेश्चन है जो कि हम लोग 35 से शुरू करेंगे और 75 तक कंप्लीट करेंगे। ये आपका पार्ट 2 होगा और जिसमें बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, उसके बारे में जानेंगे। जो भी आपके ऑप्शंस हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, ताकि जब भी आगे ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिले तो आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या ना हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। चलिए दीजिएगा जवाब, क्या हो जाएगा आपका उत्तर। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सही है। पहला है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा कह रहा है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का विरोधी पाया। तीसरा कह रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन है जो सही है। यानी कि आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है कि दोनों और डी में है कि कोई भी सही नहीं है। आपको सत्य कथन बताना है, जो सत्य है वो आप लोग बताएंगे। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग ने इसको पूछा हुआ भी है, जो आपको टेस्ट के फॉर्म में मिला है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो आपका सत्य है। तो आपका कोई भी सत्य नहीं है। मैं इसको प्रैक्टिस सेशन में करवाई थी आप लोगों को, कोई भी सही नहीं है। चूँकि जो चीनी यात्री है फाहियान, ये कनिष्क के टाइम पीरियड में नहीं आया है, बल्कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में आया है। कल के आपके मतलब जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसमें भी मैंने ये बताया था, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में आए हैं। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में कैसे भाग लेंगे, संभव ही नहीं है। दूसरा क्यों गलत है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के टाइम पीरियड में तो आए हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं हैं, बल्कि बौद्ध धर्म के समर्थक हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया आपका, निश्चित ही गलत है। आपको पता होगा कि जो हर्ष हैं प्रयागराज में मेले का आयोजन भी करते थे, सभा का आयोजन भी करते थे, और उस सभा में इनको ह्वेनसांग को अध्यक्ष भी उन्होंने बनाया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको प्राचीन जो विदेशी यात्री हैं उनका राजकुमार भी कहा जाता है, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये क्वेश्चन भी आया कि जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में गए तो वहाँ के आचार्य कौन थे, शीलभद्र थे, वहाँ के आचार्य शीलभद्र थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे तथ्य हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। वेरी वेरी इजी बच्चा लोग, आप लोग इसको प्रैक्टिस सेशन में कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई दम नहीं है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो आप सभी को पता है कि आपका जादुई टोना, माया, वशीकरण, इन सब का जो उल्लेख है वो किसमें, अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता है, पहली बार चिकित्सा का उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। और अथर्ववेद में ही आप देखेंगे जो आपकी सभा और समिति है, इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद जो है इसको सबसे लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है, सबसे लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया है कि सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो आपका वो कौन सा है, अथर्ववेद है। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अथर्ववेद के जो पुरोहित थे वो कौन है, ये ब्रह्मा है। ये क्वेश्चन भी आया है, ब्रह्मा है, इसके जो पुरोहित हैं वो ब्रह्मा हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आप देखेंगे इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे तथ्य मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में करवा चुकी हूँ, तो आप लोग को बिल्कुल भी समस्या नहीं होगा। अथर्ववेद में चिकित्सा का, जादू टोना, वशीकरण, इन सब का है, सभा समिति का भी है, सबसे लोकप्रिय वेद भी है, ब्रह्मा इसके पुरोहित भी हैं। ये सारी चीज़ें एकदम कंफर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, आपको इनको कालानुक्रम में कौन सा है जो लगा हुआ है, आपको वो बताना है। सही कालानुक्रम में कौन सा है जो लगा है बच्चा लोग, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही कालानुक्रम में कौन सा लगा है ये बताना है। आपके सामने देखिए ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस की सहायता से आपको उत्तर देना है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। पहला कह रहा है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और आपके चैतन्य महाप्रभु। दूसरा कह रहा है रामानुज, शंकराचार्य और चैतन्य। तीसरा कह रहा है रामानुज, चैतन्य और शंकराचार्य। चौथा कह रहा है शंकराचार्य, चैतन्य और रामानुज। आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है प्रैक्टिस में। तो आपका जो सही हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सबसे पहले शंकराचार्य हैं, उसके बाद रामानुज हैं और फिर हैं आपके चैतन्य महाप्रभु। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल सही है। शंकराचार्य आपके अद्वैतवाद के हैं, ये भी याद रखिएगा, अद्वैतवाद के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामानुज जो हैं ये विशिष्टाद्वैतवाद के हैं, विशिष्टाद्वैतवाद। ये क्वेश्चन भी आता है कि किससे कौन जुड़ा हुआ है, तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के हैं, याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये भेदाभेद के हैं, भेदाभेद के हैं। ये सारी चीज़ें भी एग्जाम में पूछी गई हैं, इनको भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक अन्य तीन के समकालीन नहीं थे। इनमें से कोई 3 लोग हैं जो एक दूसरे के समकालीन हैं और कोई एक है जो समकालीन नहीं है, आपको वही बताना है। पहला कह रहा है बिंबिसार, दूसरा कह रहा है मिलिंद, तीसरा कह रहा है गौतम बुद्ध और चौथा कह रहा है प्रसेनजीत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, हालांकि ये भी मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। तो आपका जो सही है यानी कि जो समकालीन नहीं है वो कौन हो जाएंगे, आपके मिलिंद जो हैं ये समकालीन नहीं है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके बहुत बाद के टाइम पीरियड में आए हैं। नागार्जुन इन्हीं के दरबार में गए थे, नागार्जुन, आपको पता होगा नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इन्होंने इनके मतलब जो मिलिंद हैं और नागार्जुन के जो संवाद हैं ये मिलिंद पन्हों में हैं, मिलिंद पन्हों में संकलित हैं, मिलिंद पन्हों, जिसको कहा जाता है हिंदी में मिलिंद प्रश्न कहो। ये दोनों लोगों का संवाद है मिलिंद पन्हों में, इसलिए आपका ये सही नहीं है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और जो प्रसेनजीत हैं ये तीनों लोग समकालीन हैं। ये दोनों लोगों का आयु लगभग समान था, ये क्वेश्चन भी आया है कि आयु समान किसका था, तो लगभग इन्हीं दोनों लोगों का आयु जो है ये समान था। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है आयोग ने। ये सारे तथ्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी आपको क्रम में लगाना है और ये प्रश्न भी आपका आयोग का पूछा हुआ है और आपका सॉल्व किया हुआ भी है। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी या शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है। ए में है आपका वांडीवास युद्ध, उसके बाद कह रहा है बक्सर का युद्ध, फिर कह रहा है अंबूर का युद्ध और फिर कह रहा है आपका प्लासी का युद्ध। बी में कह रहा है अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। सी में कह रहा है वांडीवास, प्लासी और बक्सर। डी में कह रहा है अंबर, बक्सर, वांडीवास और प्लासी का युद्ध। तो ये तो आपको पता है कि प्लासी के बाद बक्सर हुआ है, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। आपका कौन सा है जो सही हो सकता है, तो ये भी देखिए, इसमें भी बक्सर पहले दे दिया, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि या तो ये सही होगा या तो आपका सी सही होगा। तो आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये बताना है। अच्छा, सही क्रम तो नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। आपका जो प्लासी है ये पहले हुआ है और आपका वांडीवास जो है या बक्सर जो है वो बाद में हुआ, यानी कि बक्सर इसमें बाद में है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, यानी कि ए और डी नहीं हो सकता। बी और सी में से आपका कोई होगा, कौन सा उत्तर हो सकता है आपका, और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है। तो आप बता दीजिए आपका क्या है जो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो वांडीवास का युद्ध है ये प्लासी के बाद हुआ है, क्योंकि प्लासी का युद्ध आप सभी को पता है कि ये 1757 में हुआ है। वांडीवास आप सभी जानते हैं कि ये 1760 से 63 तक चला था, इसलिए आपका ये भी नहीं हो सकता। और आपका जो बक्सर का युद्ध है ये आप जानते हैं 1764 में हुआ है, तो इस हिसाब से आपका देख रहे हैं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया है। सबसे पहले आपका अंबर का युद्ध हुआ है, ये 1753 के आसपास की घटना है। उसके बाद प्लासी जो 1757 में हुआ है, उसके बाद वांडीवास जो 1760-63 के बीच है, 63 में आपका पेरिस की संधि हुई थी और ये समाप्त हो चुका था युद्ध। और इसके बाद आपका बक्सर का 1764 में हुआ था। तो ये आपका जो क्रम सही है वो ऑप्शन नंबर बी का सही है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और ये आप यहाँ से आपके कई तथ्य क्लियर हो गए हैं। अगला देखिए, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रम है। अफगान शासकों के शासन का दिल्ली पर कालानुक्रम बताना है आपको, और ये भी आपके लिए बहुत आसान है और इसमें भी आप कोई दम नहीं है, आपने पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिस सेशन में सब करवाया है। ए में कह रहा है सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी, दूसरा कह रहा है, पहला कह रहा है सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी और फिर बहलोल लोदी। बी में कह रहा है सिकंदर शाह बहलोल लोदी इब्राहिम लोदी। सी में कह रहा है कि बहलोल लोदी सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी। डी में कह रहा है बहलोल इब्राहिम और सिकंदर।
तो आप सभी को पता होगा कि जो लोदी वंश है इसके जो संस्थापक हैं वो बहलोल थे और जो लास्ट थे इब्राहिम थे। इब्राहिम को ही बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था ना, पानीपत के युद्ध में। कब हुआ था ये? आप सभी को पता होगा कि ये जो युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल राजवंश की नींव डाली थी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल सही है। सिकंदर शाह लोदी ने आगरा की नींव डाली थी। बहलोल लोदी बहुत सीधे थे, ये अपने अमीरों को अपने सामान ही जो है देते थे, एक तरीके से कहिए कि व्यवहार करते थे, सामान ही उनको सम्मान देते थे। जैसा राजा को सम्मान मिलता था वैसे ही अमीरों के साथ भी व्यवहार करते थे। चलिए बच्चा लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कह रहा है सदाशिव, दूसरा कह रहा है तिरुमल, तीसरा कह रहा है रंगा सेकंड, चौथा कह रहा है वेंकट सेकंड। आपको बताना है कि जब बोडियार वंश के जो राजा हैं जिन्होंने यानी कि बोडियार जो हैं इसने मैसूर राज्य की स्थापना किया था, उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था आपको ये बताना है। और ये आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो और इसमें लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वेंकट सेकंड का शासन था उस समय विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर शासक यही हैं जब बोडियार जो राजवंश है इसकी नींव मैसूर साम्राज्य में पड़ रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? किन दो नदियों के बीच में आपका प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था? पहला कह रहा है सिंधु तथा झेलम, दूसरे में कह रहा है झेलम तथा चेनाव, सी में कह रहा है चेनाव तथा रावी, डी में कह रहा है रावी तथा ब्यास। बहुत ही आसान है बच्चा लोग। प्राचीन नगर जो तक्षशिला है ये किसके बीच है? आप सभी को पता होगा कि जो प्राचीन नगर आपका तक्षशिला है ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी यहीं पे था। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जो कि आपके भारत में था। यहीं से आप देखेंगे जो आपके चाणक्य हैं, चाणक्य की बात कर लीजिए या आप बात कर सकते हैं जो है सुश्रुत का नहीं चरक हैं, चाणक्य हैं, जीवक हैं, खास करके जीवक का नाम आपने सुना होगा। जो जीवक हैं ये चंड प्रद्योत के दरबार में थे। तो चाणक्य, जीवक, पाणिनि ये सारे लोग यहीं से एक तरीके से कहिए कि शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये आपका दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। तो ये नगर की बात हो रही है, ये जो तक्षशिला नगर है किन नदियों के बीच में था? आप सभी को पता है कि ये पाकिस्तान में था, वर्तमान में भी ये पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में अगर है तो ब्यास तो इंडिया में है, रावी आपके इंडिया में है, हो ही नहीं सकता। आपका झेलम भी इंडिया में है, कौन सा हो सकता है? और इंडिया का कोई ऊपरी क्षेत्र ही होगा जो कि पाकिस्तान के इलाके में जाए। तो सिंधु जाता है पाकिस्तान में, ये लोग तो पाकिस्तान में नहीं जाते हैं। तो इस तरह से ये नहीं हो सकता, यानी कि इंडिया का झेलम और पाकिस्तान में जहाँ सिंधु प्रवेश करता है उसी के बीच में था आपका तक्षशिला। सिंधु और झेलम आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंधु और झेलम। आपने देखा होगा कि झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने भी एक नगर का स्थापना किया था, उसका नाम निकैया था। निकैया नगर की स्थापना सिकंदर ने इसी झेलम नदी के किनारे ही किया था, जिसके किनारे उसने झेलम का युद्ध लड़ा था, जिसको बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। इसी के किनारे उन्होंने निकैया नगर भी बसाया था, निकैया। और एक नगर और उन्होंने बसाया था जिसका नाम था बुकाफेला। बुकाफेला जो नगर बसाया था ये इन्होंने अपने घोड़े की याद में बसाया था, मतलब उनका जो घोड़ा है उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी याद में बसाया था। और निकैया नगर उन्होंने पोरस को हराने के उपलक्ष्य में झेलम नदी के किनारे बसाया था। आपको बताना है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही क्रम कौन सा है? इसके आधार पर आपको क्रम बताना है। प्राचीन काल में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं, मध्यकाल में भी बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, आधुनिक काल में बहुत सारे विदेशी आए लेकिन वो व्यापारी के रूप में आए, आक्रमणकारी के रूप में नहीं आए। तो क्रम आपके एंशिएंट काल का भी पूछता है, मिडवल का भी पूछता है और आधुनिक का भी पूछता है। यहाँ पे आपका एंशिएंट का पूछा है और ये सब मैं सॉल्व करवाई हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। ए में है यूनानी शक कुषाण, बी में है यूनानी कुषाण और शक, सी में है शक यूनानी कुषाण, डी में है शक कुषाण और यूनानी। तो बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या कौन सा क्रम है आपके भारत पर आक्रमण करने के वालों का? क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत शुरू से अमीर था और ये सारे जो गरीब लोग हैं ये बारी बारी से भारत पर आक्रमण किए हैं, एंशिएंट में भी, मिडवल में भी, आधुनिक में भी। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा आपको ये बताना है।
तो जो आपका सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण करते हैं वो थे ईरानी, याद रखिएगा, ये क्रम याद रखिएगा। ईरानियों के बाद जो आक्रमण करते हैं वो है यूनानी थे। यूनानियों को ही हिंद यवन भी कहा जाता है, हिंद यवन भी कहा जाता है। कहीं कहीं यूनानी ना देखें, हिंद यवन देगा। हिंद यवन के बाद जो आक्रमण करते हैं वो थे शक, और शक को ही सीथियन भी कहा जाता है। सीथियन, शक मिलेगा या सीथियन एक ही बात है। इनके बाद जो आक्रमण करते हैं वो है पहलव का आक्रमण हुआ था। पहलव को पार्थियन भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, याद रखिएगा, पार्थियन भी कहा जाता है। पार्थियन के बाद जो आक्रमण किया है वो किया है कुषाणों ने, याद रखिएगा, ये सारा आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले ईरानियों ने किया, उसके बाद यूनानी आएगा ऑप्शन में, यूनानी नहीं होगा तो हिंद यवन होगा, उसके बाद शक होगा, अगर शक ऑप्शन में नहीं होगा तो सीथियन होगा, अगर ये दोनों नहीं है, मतलब ये हैं, या फिर पहलव होगा या पार्थियन होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही का नाम है, ये दोनों एक ही का नाम है और ये दोनों एक ही का नाम है। इस तरह से क्रम आपके सामने है, यही क्रम बार बार पूछा जाएगा, इसी में से अल्टरनेट करके, तो आप ये क्रम याद रखिएगा, आगे से गलत ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आयोग के द्वारा बार बार पूछा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है और आयोग ने इसको भी कई बार पूछा हुआ है, आप सभी को रटा होगा, ये तो मैंने भी आपको सॉल्व करवाया है और निश्चित इसमें कोई दम नहीं है। बेंगलोर है, मद्रास है, मैसूर है या सूरत है या मछलीपट्टनम, तो सभी को पता है कि आपकी ऑप्शन नंबर जो डी है ये एकदम करेक्ट है। 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों का जो अस्थाई कारखाना बना था वो यहीं पे बना था, यहीं पे इनका अस्थाई कारखाना बना था। इसके पहले इन्होंने एक कारखाना लगाया था मछलीपट्टनम में, जो कि इनका अस्थाई कारखाना था, इसलिए आपका ये सही नहीं होता अगर यहाँ पे मछलीपट्टनम होता, क्योंकि वो अस्थाई था। लेकिन यहाँ पे आपका जो अस्थाई कारखाना है ये कहाँ पे बन रहा है? सूरत में, और ये 1613 में बन रहा है, मछलीपट्टनम वाला और पहले की घटना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से करेक्ट है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? ये देखिए राइटर्स से क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे कहा था उनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, विदेशी यात्री भी पूछा जाता है। कह रहा भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी के बारे में क्या सही है? कह रहा अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे। सॉल्व किया हुआ है, चलो बताएंगे क्या सही है। शाहजहां के शासनकाल में एक राजनीतिक इतिहास है, राजकीय इतिहासकार हैं, या औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत और विश्वास पात्र हैं, या मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक इतिवृत्तकार हैं। बताएंगे क्या सही हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी के बारे में। बहुत ही आसान है और निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। मैंने ये करवाया हुआ है और आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले ही सॉल्व कर रखी हैं। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेशन अच्छे से सॉल्व किया है उनको बहुत सारे नॉलेज मिल गया होगा, बहुत सारे प्रश्न उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, उनको ज़्यादा समस्या नहीं होगा। आपका शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार हैं आपके हामिद लाहौरी, ऑप्शन नंबर 2 मतलब आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? इनमें से कौन है जिन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? आपका अमोघवर्ष फर्स्ट हैं, ध्रुव हैं, या दंती दुर्ग हैं, या कृष्ण फर्स्ट हैं। ये भी बहुत आसान है, हालांकि आयोग ने इसको भी बहुत बार पूछा है, तो बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो इसमें भी आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका दंती दुर्ग ही हैं जिन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है इसमें वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है आपको वो बताना है। ये सब आपका पढ़ा हुआ है। पहला कह रहा है विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश में है, दूसरा कह रहा है हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में है, तीसरा कह रहा है उदयगिरी गुफा महाराष्ट्र में है, चौथा कह रहा है अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। चलिए आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा आपको वो बताना है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं, और मैक्सिमम चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं तो आपको समस्या नहीं होना चाहिए। क्या है जो आपका सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका ओनली और ओनली डी सही है, यानी कि अमरावती जो बौद्ध स्तूप है, नागार्जुन बौद्ध स्तूप है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उदयगिरी जो है ये आपको पता होगा उड़ीसा में है, मैं सॉल्व कराई हूँ आपको प्रैक्टिस सेशन में, उड़ीसा। हेमकुंड जो गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान वाले पंजाब में पड़ता है, इसलिए यहाँ नहीं होगा आपका, ये सही नहीं है।
और विक्रमशिला आप सभी को पता होगा ये बिहार और बंगाल के एरिया में पड़ता है, बिहार या बंगाल के एरिया में पड़ता है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना आप सभी लोगों ने सुना होगा कि धर्मपाल ने किया था। इसलिए आपका सही जो है वो केवल और केवल आपका डी ऑप्शन सही है, बाकी सत्य नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ये तो बहुत आसान है, कोई दम नहीं है, सभी बच्चों को पता होगा। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो निश्चित ही आप जानते ही हैं ये कौन हो जाएंगे, जहांगीर हो जाएंगे। इन्हीं के टाइम पीरियड में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना लगाया था, जो अस्थाई कारखाना था। अभी आपने देखा था कि इन्होंने 1613 ईस्वी में अस्थाई कारखाना सूरत में लगाया था, और उसके पहले इन्होंने मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में भी अपना कारखाना लगाया था। लेकिन वो अस्थाई नहीं था, बल्कि क्या था, अस्थाई था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बौधायन प्रमेय, बौधायन शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? आपको बताना है बौधायन प्रमेय कहिए या बौधायन शुल्ब सूत्र कहिए, ये किससे संबंधित है? पहला कह रहा है समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, दूसरा कह रहा है पीआई के मान की गणना, तीसरा कह रहा है लघुगणकीय गणनाएं, और चौथा कह रहा है प्रसामान्य बंटन वक्र। आपके हिसाब से क्या सही है, आपको ये बताना है, दीजिएगा जवाब। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। और निश्चित ही हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि आपका बौधायन शुल्ब सूत्र या कभी कभी सीधे शुल्ब सूत्र ही पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। जब बौधायन शुल्ब सूत्र पूछे तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, लेकिन अगर सिर्फ शुल्ब सूत्र पूछ ले आपका शुल्ब सूत्र, तब ये क्या हो जाएगा, तब याद रखिएगा शुल्ब सूत्र पूछेगा तो ये यज्ञ वेदियों की माप के लिए एक गणित है, यज्ञ वेदियों की माप के लिए बनाया गया था, और ये पहली गणित की पुस्तक मानी जाती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, पहली गणित की पुस्तक आपके सामने है, यही हो जाएगा शुल्ब सूत्र। और ये पहले यज्ञ वेदियों के माप के लिए बनाया गया था, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। फिलहाल तो यहाँ पे बौधायन शुल्ब सूत्र पूछ रहा है, जो कि आपका समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पाली ताड़ा मंदिर अवस्थित है? इसमें से किस नगर के निकट आपका पाली ताड़ा मंदिर है? पहला कह रहा है भावनगर, दूसरा कह रहा है माउंट आबू, तीसरा कह रहा है नासिक, चौथा कह रहा है उज्जैन। आपको बताना बच्चा, इनमें से कौन से नगर के पास आपका पाली ताड़ा मंदिर अवस्थित है, आपको उस नगर का नाम बताना है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। तो क्या सही हो जाएगा, आपका जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, गुजरात का भावनगर है, इसी के निकट है आपका पाली ताड़ा मंदिर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कूट आधारित है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताएंगे, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन जो है किन कारणों या कारण से शुरू हुआ? आपको बताना है आरंभिक मध्ययुगीन, जब मध्ययुग का आरंभ हो रहा था उस समय जो बौद्ध धर्म है इसका पतन क्यों हुआ, आपको ये बताना है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। पहला कह रहा है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा कह रहा है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया के जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा कह रहा है गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं। और ये बिल्कुल कॉमन सेंस का है, अंडरस्टैंडिंग का है, तो गलत नहीं करेंगे। और ये सब मैंने प्रैक्टिस सेशन में करवाया है, तो निश्चित ही बच्चा लोग आपका केवल और केवल कौन सा सही है, केवल और केवल आपका पहला सही है। यानी कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे। विष्णु के 9वें अवतार आपके बुद्ध को ही मतलब जो है समझा जाता है, 8वां या 9वां अवतार बुद्ध को माना जाता है कि विष्णु के हैं, इसलिए ये आपका सही है। दूसरा गलत है, जो कि कह रहा है कि आक्रमण मध्य एशिया से जो जनजातियाँ हिंदुओं को इन्होंने अपनाया और बौद्ध को सताया, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी सत्य नहीं है कि विरोध किया, क्योंकि गुप्त धर्म के लोगों ने सभी जो है संप्रदाय को प्रश्रय दिया, सभी धर्म को प्रश्रय दिया। सर्वधर्म समभाव वाले थे ये लोग, सर्वधर्म समभाव,
सर्वधर्म समभाव की विचारधारा वाले हैं तो निश्चित ही किसी को सताएंगे नहीं। हालांकि इन लोगों का जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव था। ये लोगों का जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव था। इनका राजकीय चिन्ह वैष्णव धर्म से था, गरुड़ था। लेकिन इन्होंने किसी को नहीं सताया, जबकि सबको संरक्षण दिया है। सर्वधर्म समभाव वाला ये काल था, तो इसलिए आपका केवल और केवल पहला सही है। बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा और कोई समस्या नहीं हो रही होगी। निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं था? इनमें से कौन है जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नहीं है? वेरी वेरी इजी प्रश्न, एकदम कॉमन सेंस का है, किसी का गलत नहीं होगा। पहला कह रहा है नागार्जुन, दूसरा कह रहा है त्यागराज, तीसरा कह रहा है तुकाराम और चौथा कह रहा है वल्लभाचार्य। इसमें से कौन है जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नहीं है? आपको उनका नाम बताना है और एकदम आसान है, सभी को पता है कि जो आपके नागार्जुन हैं ये बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये बौद्धिस्ट हैं तो ये भक्ति आंदोलन आपका हिंदू से जुड़ा हुआ है, तो ये सही नहीं हो सकता। ये बौद्ध हैं, बौद्ध के भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। आपके बाकी ऑप्शन सही हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं। वल्लभाचार्य का जो था वो शुद्धाद्वैतवाद था। शुद्धाद्वैतवाद ये पूछता है इनका क्या था, तो इनका शुद्धाद्वैतवाद था। आगे बढ़ेंगे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस आधार पर हो रहा है? जैन धर्म के अनुसार ये सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे होता है? पहला कह रहा है सार्वभौमिक विधान से, दूसरा कह रहा है सार्वभौतिक सत्य से हुआ है, तीसरा कह रहा है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है और चौथा कह रहा है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस आधार पर हुआ है? आप सभी को पता होगा इसका उत्तर, चूँकि ये सब मैं सॉल्व कराई हूँ प्रैक्टिस सेशन में। तो आपका जो सही है बच्चा लोग वो है केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सार्वभौमिक विधान से सृष्टि की रचना या पालन पोषण होता है। ये कोई ईश्वर नहीं करता। ये कौन कहते हैं? ये जैनी कहते हैं। जैनी ईश्वर को मानते हैं लेकिन बोधिसत्व से निम्न मानते हैं। अगला देखिए, और ये भी आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि आपका सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें भौतिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे वर्चस्वशाली नहीं था। सॉल्व किया हुआ है आपका। कह रहा उस समय भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। कूट में कह रहा है केवल पहला सही है, दूसरा कह रहा है यानी कि सी कह रहा है कि पहला दूसरा सही है, बी कह रहा है केवल दूसरा सही है और डी कह रहा है कोई भी सही नहीं है। बहुत आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि क्या है जो सही हो जाएगा, जो कि सब सॉल्व कराई हूँ और एकदम कॉमन सेंस का है, आप लोगों का पढ़ा हुआ है कि जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों सही हैं। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व थे उसमें लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे, अंधविश्वासी नहीं थे और ये लोग कपास से वस्त्र बनाते थे और कपास को उस समय जो विदेशी थे वो सिंडन कहते थे। ये क्वेश्चन भी आया है कि कपास को विदेशी क्या कहते थे, तो चूँकि सिंधु घाटी वाले सभ्यता के लोगों ने इसको ढूंढा था, इसको दुनिया से परिचित कराया था, तो इसीलिए ये लोग सिंडन कहते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धर्म और रीत के बारे में। धर्म तथा रीत भारत में प्राचीन वैदिक सभ्यता के नेक्स्ट कह रहा है आपका, एक मिनट बच्चों, आपका हाँ तो आपको बताना है बच्चा लोग कि क्या है जो सही हो जाएगा। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो सही हो जाएगा। पहला कह रहा है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कह रहा है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सार तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए में कह रहा है केवल पहला, बी में कह रहा है केवल, सी में कह रहा है पहला दूसरा, बी में कह रहा है केवल दूसरा, डी में कह रहा है कोई नहीं। बहुत आसान है बच्चा लोग, सॉल्व किया है आप लोगों का तो गलत नहीं करेंगे। आपका जो सत्य है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना है
और रित जो है ये मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता है। आपकी दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखना है। देखिए धर्म की सबसे अच्छी व्याख्या यहाँ की गई है और रित मतलब नैतिक विधान, जिसका आप सभी को मतलब पता चल चुका है। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका बहुत ही बढ़िया है और कोड की सहायता से उत्तर देना है। कह रहा है प्राचीन भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। आपको बताना है प्राचीन भारतीय इतिहास में जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, इन दोनों में कौन सी बातें हैं जो समान थी। और ये भी आयोग ने बहुत बार पूछा है और हमने आपको पहले भी इसको सॉल्व कराया है। पहला कह रहा है तप और भोग के प्रति मतलब अति का प्रतिहार, यानी कि उसका निषेध, उसको मतलब ना अपनाना। दूसरा कह रहा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, यानी कि वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास ना करना। तीसरा कह रहा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, यानी कि कर्म कांडों से कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फल नहीं मिलता, इसका इन्होंने निषेध किया है। आपको बताना है कि कौन सा है जो सही हो जाएगा। आपके सामने कूट है, कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। ए कह रहा है केवल पहला, सी कह रहा है पहला तीसरा, बी कह रहा है दूसरा तीसरा और डी कह रहा है कि सभी। बताएंगे कौन सी बातें समान थी बौद्ध और जैनों के बीच, आपको वो बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मतलब दूसरा और तीसरा, ये एकदम से करेक्ट है। पहला सही नहीं है, क्योंकि तप और भोग के अति का परिहार बौद्ध करते हैं लेकिन जैनी नहीं करते। जो जैनी हैं ये क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि भोग का और जो तप का है ये उसको मानते हैं। खाना पीना छोड़ करके मृत्यु प्राप्त करने में विश्वास करते हैं, संलेखना संथारा जैसी चीज़ों को अपनाते हैं। तो ये भोग का और जो है तप का अति का परिहार नहीं करते बल्कि उसको अपनाते हैं। लेकिन जो बौद्ध हैं ये मध्यम मार्गी हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। दूसरा सही है कि दोनों वेदों की प्रामाणिकता में अनास्था रखते हैं। वो कहते हैं कि वेद जो है ये एकदम सत्य नहीं है और ये कर्मकांडों में भी विश्वास नहीं रखते हैं, उसकी फलवत्ता में विशेष मतलब निषेध करते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, दूसरा तीसरा सत्य है। ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं बौद्धिस्ट और जैनिज्म में। अगला क्वेश्चन देखिए, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है। ये भी आपका सॉल्व किया हुआ है, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जातीय समूह हैं। फिर कह रहा है कि 3 प्रमुख भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। फिर कह रहा है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। और लास्ट कह रहा है भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं। कोई दम नहीं है इसमें, आप सभी को पता है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में या भारतीय क्षेत्र में फैले हुए 3 मंदिर वास्तुकला शैलियाँ हैं। मंदिर की शैलियाँ हैं ये। आपका जो इंडिया है इसमें उत्तर में जो था ये आप सभी को पता होगा नागर शैली था। नागर मतलब नॉर्थ में, आप सभी को पता होगा नॉर्थ जो है इसको उत्तर को कहते हैं। तो नॉर्थ में क्या है, ना से नॉर्थ, ना से नागर। मिड में आपका जो मिड है इसमें कौन हो जाएगा, बेसर। बीच में कौन है, बेसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बीच में बा से बीच और बा से बेसर। दा से दक्षिण और दा से द्रविड़। दक्षिण में क्या है आपका, द्रविड़ है, दक्षिण में द्रविड़ है। तो इस तरह से 3 शैलियाँ हैं आपकी मंदिर शैलियाँ। नॉर्थ में नागर है, बीच में बेसर है, दक्षिण में द्रविड़ है। ये तीनों आपके मंदिर की वास्तुकला शैली हैं, याद रखेंगे। अगला देखिए, ये भी आपका शानदार प्रश्न है और बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस का है। रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा कह रहा है सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा कह रहा है कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। और फिर कह रहा है आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए में कह रहा है केवल पहला, बी में कह रहा सी में कह रहा तीनों, बी में कह रहा पहला दूसरा और डी में कह रहा कोई नहीं। बहुत आसान प्रश्न है, कोई दम नहीं है इस प्रश्न में और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, इसीलिए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, यानी कि ज़मीन का आवंटन करती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण होता था, मूल्य निर्धारण किया जाता था। उसके बाद टैक्स जो है वो निर्धारित कर दिया जाता था कि किसान सरकार को सीधे कितना टैक्स देगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतया था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कैसा था बच्चा लोग, पहले से आप लोगों ने ये सब सॉल्व किया है। कह रहा है भक्ति। दूसरा कह रहा है बी में मूर्ति पूजा और यज्ञ। सी में कह रहा है प्रकृत पूजा और यज्ञ। सी में कह रहा है प्रकृत पूजा और भक्ति।
क्या है जो आपका सही हो जाएगा, आपको वो बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि पूर्व जो आपके वैदिक आर्य थे, ये लोग प्रकृत पूजा और यज्ञ में विश्वास करते थे, यज्ञ में विश्वास करते थे और प्रकृत पूजा में विश्वास करते थे। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। पहला कह रहा है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा कह रहा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तीसरा कह रहा है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं। और फिर कह रहा है ए में केवल पहला, बी में कह रहा है केवल तीसरा, और मतलब सी में कह रहा है केवल तीसरा, बी में कह रहा है पहला दूसरा और डी में कह रहा है सभी। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में कराई हूँ और आयोग ने भी इसको पूछा हुआ है। तो प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए। आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा ब्रह्म समाज के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो सत्य है वो केवल और केवल आपका पहला दूसरा सही है। ये मूर्ति पूजा का विरोध करता है, बिल्कुल आपके ब्रह्म समाज जो है मूर्ति पूजा का विरोधी है और ये एकेश्वरवादी है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया। इसने कहा कि पुरोहित ही क्यों धार्मिक पुस्तकों की व्याख्या करेंगे, कोई भी पढ़ा लिखा कर सकता है। इन्होंने ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया कि जो वेद है ये त्रुटिहीन है, इसलिए ये नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, पहला दूसरा एकदम सही है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। आप सभी को ये मैंने पढ़ाया है, बताएंगे फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। पहला कह रहा राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद। दूसरा कह रहा अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष। तीसरा कह रहा वह भवन जिसमें विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। और चौथा कह रहा वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप लोगों को मैंने सॉल्व कराया था। मैंने बहुत डिटेल में बताया कि हिंदू धर्म के कौन से विद्वान आते थे, पारसियों के कौन आते थे, जैनों में कौन आते थे, बौद्धिस्टों में कौन आते थे, किस किस को बुला के अकबर वहाँ पे वाद विवाद करते थे। तो सभी को पता है कि ये ऐसा भवन है जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वान अकबर के साथ बैठते थे और अकबर उनसे वाद विवाद करते थे। आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि इबादत खाने की स्थापना इन्होंने कब करवाया था, 1575 ईस्वी में करवाया था। और 1578 ईस्वी में इन्होंने सभी धर्मों के लिए खोल दिया था इबादत खाने को, जिसमें सभी धर्म के लोग आते थे। और ये फतेहपुर सीकरी में था और अकबर उनसे हर धर्म के सार को जानने का कोशिश करते थे। और इस वाद विवाद को सुनते सुनते अकबर का जो सोच है वो एकदम अलग हो गया, अच्छा हो गया और इन्हें समझ में आ गया कि सभी धर्मों में वही अच्छी बातें की गई हैं। और इसी से प्रेरित होकर के इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को शुरू कर दिया था। दीन ए इलाही धर्म जो है शुरू किया था, जो अच्छे चीज़ों का संग्रह था, अच्छी बातों का संग्रह था। ये सारी बातें आप लोगों को मैंने बहुत पहले ही सब सॉल्व करा दिया है, तो समस्या नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सॉल्व किया हुआ है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। पहला कह रहा है ग्राम के श्रेष्ठ जनों की सभा को। दूसरा कह रहा है धार्मिक संप्रदाय को। तीसरा कह रहा है मंदिर संरचना शैली को। और चौथा कह रहा है प्रशासनिक अधिकारी को। बताएंगे बच्चा लोग, काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, जो कि आपका पहले से सब सॉल्व किया हुआ है। कह रहा है कि आपका भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। तो निश्चित ही आपका क्या हो जाएगा, ना तो ये ग्राम के ज्येष्ठ जन का है सभा, ना तो ये धार्मिक संप्रदाय है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी, बल्कि मंदिर रचना शैली है। मैंने आपको बताया था कि पंचायतन शैली में आपका एक मंदिर होता है जो बीच में होता है, जो भव्य होता है और वो किसी एक खास देवता को समर्पित होता है। उसके चारों तरफ छोटे छोटे सब देवालय होते हैं, छोटे छोटे सब देवालय होते हैं चारों दिशाओं में, और यही आपका पंचायतन शैली कहलाता है। यानी कि 5 मंदिरों का समूह, बीच में एक बड़ा मंदिर और उसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर, इसी को कहा जाता है पंचायतन शैली। और ये जो पंचायतन शैली है ये किस मंदिर की विशेषता है, ये नागर शैली की विशेषता है। ये आपके उत्तर भारत में देखने को ये शैली ज़्यादा मिलेगा। नागर शैली की विशेषता है आपकी पंचायतन और ये उत्तर भारत में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप अपने अगर यूपी के हैं तो आप आसपास के किसी बड़े मंदिर का आप उदाहरण ले सकते हैं। आप देखेंगे बीच में एक बड़ा मंदिर होगा, चाहे शिव का या विष्णु का या दुर्गा का, और उसके आसपास अन्य छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं जो देवी देवताओं को, अन्य देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। इसी को पंचायतन शैली कहा जाता है। जैसे देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में है, ये आपका पंचायतन शैली का सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है, जो कि गुप्त काल में बना था।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है जो एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। ये भी बहुत आसान है, आप सभी को पता है कि भारतीय 6 दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक भी हैं। ये सब मैंने सॉल्व कराया आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में, और उसी में से आपको बताना है कि कौन सा है जो 6 दर्शनों में शामिल नहीं है। बहुत आसान है बच्चा लोग। पहला कह रहा है मीमांसा और वेदांत, बी कह रहा है न्याय और वैशेषिक, सी कह रहा है लोकायत और कपालिक, और डी कह रहा है सांख्य और योग। अगर प्रैक्टिस सेशन सॉल्व किया है तो कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। अगर नहीं किया है तो आपको समस्या हो सकती है, या भूल गए होंगे, लंबा समय हो गया होगा तो आपका लोकायत और कापालिक नहीं है। आप सभी को पता है ये शैव से जुड़े हुए हैं, शैव धर्म से हैं ये, तो ये आपके षड दर्शन से नहीं है। षड दर्शन में आपको पता है क्या क्या हो जाएगा, न्याय है, इसके अलावा योग है, न्याय है, योग है आपका, सांख्य भी है आपका, और साथ ही आपका मीमांसा है और वैशेषिक है। इसके अलावा आपका क्या बच रहा है, एक और बच रहा है उत्तर मीमांसा, आपका उत्तर मीमांसा। इन सब के प्रवर्तक भी मैंने बताया था, न्याय के गौतम हैं, सब करवाई हूँ मैं। योग के आपके कौन हो जाएंगे, योग की बताएंगे कौन हो जाएंगे, पतंजलि, सभी को पता होगा, पतंजलि के बारे में कौन नहीं जानता, पतंजलि है। सांख्य के मैंने बताया था कपिल मुनि है। मीमांसा के मैंने आपको बताया था जैमिनी है। वैशेषिक के वादरायण सब बता चुकी हूँ। उत्तर मीमांसा के आपके बताइए, उत्तर मीमांसा के कौन थे, जैमिनी हैं। वैशेषिक के कणाद हैं, और इसके हैं आपके जो है वादरायण, याद आ गया होगा बच्चा लोग, ये सारे हैं। न्याय के गौतम, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण, और आपके वैशेषिक के कणाद। ये 6 दर्शन हैं और उनके 6 प्रवर्तक मुनि हैं। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, मैं सब कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में कराई हूँ, आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए अगर भूल गए हैं तो। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किससे के लिए प्रयुक्त होते थे। पहला कह रहा है सैन्य अधिकारी, दूसरा कह रहा है ग्राम मुखिया, तीसरा कह रहा है वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, चौथा कह रहा है शिल्पी श्रेणी के प्रमुख। बहुत आसान प्रश्न है, आपका पढ़ा हुआ है, बताइए बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। और निश्चित ही कोई दम नहीं है इस प्रश्न में। आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य भारत में जो महत्तर या पट्टकिल हैं, ये पदनाम किससे जुड़ा हुआ है, ग्राम मुखिया से जुड़ा हुआ है। ग्राम के मुखिया को ही महत्तर और पट्टकिल कहा जाता था। ये प्रश्न आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। अगला देखिए, ये भी आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए दीजिएगा जवाब। आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। इनमें से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है। पहला कह रहा है अवंती, दूसरा कह रहा है गंधार, तीसरा कह रहा है कौशल, और चौथा कह रहा है मगध। अब एक ए में है, कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, बी में है दूसरा, चौथा, सी में है तीसरा, चौथा, और डी में है पहला, तीसरा, चौथा। बताएंगे बच्चा लोग भगवान बुद्ध के जीवन से कौन कौन से स्थल हैं जो कि संबंधित हैं। आप सभी को पता है ये उस समय के जो महाजनपद हैं उनका नाम है। 16 महाजनपदों के नाम में से 4 महाजनपदों को लिया गया है। आपको इनका नाम बताना है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा, तो क्या है जो सत्य हो जाएगा बच्चा लोग। तो बच्चा लोग क्या सही जवाब हो गया है आपका। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। जो सत्य है वो है आपका केवल और केवल, कौन सा सही हो गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका केवल और केवल यही सही है, यानी कि तीसरा और चौथा, कौशल और मगध। वो कौशल और मगध में ही केवल गए हुए थे, इसलिए आपका ये एकदम से सही हो जाएगा। याद रखिएगा कौशल और मगध। अवंती और गांधार महात्मा बुद्ध नहीं गए थे। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत ने उनको बुलाया था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपने शिष्य को भेज दिया था, और गांधार भी वो नहीं गए थे। अगला कह रहा है भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में किस एक का सबसे पहले निर्माण हुआ है। आपके सामने कुछ स्थापत्य कलाएँ हैं, आपको बताना इसमें से किसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। पहला कह रहा है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, दूसरा कह रहा है धौली स्थित शैलकृत जो आपका हाथी है, तीसरा कह रहा है आपका महाबलीपुरम का शैलकृत स्मारक, और चौथा कह रहा है उदयगिरी की बराह मूर्ति।
इसमें कौन है जिसकी निर्माण सबसे पहले हुआ, और ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में करवाया था कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। धौली स्थित जो सैल के हाथी का मतलब है निर्माण किया गया है, ये आपके मौर्य काल में ही हुआ है, ये आपका पहले ही है। और महाबलीपुरम के स्मारक तो आप सभी को पता है ये किसके टाइम पीरियड के हैं, तो ये सब आपके जो है और बाद के हैं। आपने देखा था महेंद्र बर्मन ने ही इस यहाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया, जो रथ मंदिर है जिनको सप्त पैगोडा कहा जाता है, सब कुछ मैं आपका सॉल्व करवाई हूँ। तो आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सब में सबसे पहले यही बना है। ये देखिए क्वेश्चन ये रिपीटेड है, अभी अभी आपने इसको सॉल्व किया है कि किससे संबंधित है महात्मा बुद्ध का जीवन, तो आप सभी को पता है ये ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, यानी कि गांधार और मगध यहीं से जुड़े हुए, सॉरी मगध नहीं है आपका जो है ये है कौशल और मगध। आपका जो होगा तीसरा चौथा होगा, सॉरी बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गांधार नहीं है और अवंती नहीं है, कौन सा है तीसरा और चौथा, यानी कि आपका कौशल और मगध यहाँ पे गए हैं। अवंती नहीं गए थे, चंद्रप्रद्योत ने बुलाया था, और गांधार भी नहीं जा पाए थे जो कि आपका कश्मीर के आपके पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सही नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बाबर के भारत के आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी, क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनना शुरू हुआ। तीसरा कह रहा है इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। अब आपको बताना है, बी में है केवल तीसरा, ए में है पहला दूसरा, सी में है पहला तीसरा और डी में है सभी। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा आपको वो बताना है। और ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा? तो याद रखेंगे जो सत्य है वो है आपका केवल और केवल तीसरा सही है। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई थी, ये सत्य है। ये गलत है क्योंकि बारूद का उपयोग इसके पहले ही दक्षिण भारत में हो चुका था, ये इसलिए सत्य नहीं है। और आपका दूसरा भी गलत है क्योंकि स्थापत्य कला में मेहराब वगैरह तो आपके सल्तनत काल में बड़े पैमाने पे हो रहा था, ऐसा नहीं है कि मुगलों के आने के बाद हुआ था। तो केवल और केवल आपका तीसरा सही है क्योंकि ये तैमूर के ही वंश से जुड़े हुए हैं। ओनली आपका 3 सही है, बाकी बातें आपकी सत्य नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न और आपका सॉल्व किया हुआ है बच्चा लोग, याद रखिएगा, रिपीटेड है आपके लिए। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे बंजारे बच्चा लोग? IAS जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, बताइए कृषक थे, बुनकर थे, योद्धा थे या व्यापारी थे? मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेशन में एक्सप्लेन किया था कि आपके जो बंजारे थे वो क्या थे, वो थे आपके व्यापारी। ये व्यापारी थे, क्योंकि आज भी देखिए बंजारे घूम घूम करके क्या करते हैं, अपने बने हुए उत्पाद को बेचते हैं, स्थानीय स्तर के सामानों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा करके पहुंचाते हैं। तो ये आपके क्या माने जाएंगे? व्यापारी माने जाएंगे। यायावरी लोग होते हैं, घुमक्कड़ लोग होते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, तो इनको व्यापारी आयोग ने माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले बिकुट यानी कि किसने पढ़ा? जो सम्राट अशोक ने राज्यादेश लिखे थे उसको सबसे पहले कौन पढ़ा था? जॉर्ज बूहर ने, मैक्स मुलर ने, जेम्स प्रिंसेप ने या विलियम जोन्स ने? आपका पढ़ा हुआ है सब कुछ आपने सॉल्व किया है, तो आप सभी को पता होगा कि कौन है। मैंने आपको बताया था 1835 ईस्वी में सबसे पहले जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था वो कौन थे? वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही सबसे पहले जो अशोक हैं इनके लिपियों का उद्घाटन किया या उद्वाचन किया या उसका अनुवाद किया था या उसको पढ़ने में सफल रहे थे, और ये 1835 की घटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, शानदार प्रश्न है और आपका पढ़ा हुआ है। कौन सा कथन सत्य है भारतीय धार्मिक इतिहास के बारे में? पहला कह रहा है बौद्ध सत्व बौद्ध मत में हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा कह रहा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा कह रहा है बोधिसत्व समस्त सचेत प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग प्राप्ति विलंब कराता है। और आपको बताना है ए में है केवल, ए में होना चाहिए था केवल पहला, बी में होना चाहिए केवल, सी में है दूसरा तीसरा, बी में है केवल दूसरा और डी में है पहला दूसरा तीसरा। आपके हिसाब से क्या है जो सत्य हो जाएगा आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं इसका। तो याद रखेंगे मैंने ये बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है और आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी। जो सत्य है वो केवल और केवल दूसरा सही है।
बोधिसत्व की जो संकल्पना है ये बौद्ध धर्म के हीनयान नहीं बल्कि महायान शाखा का है। महायानी जो है बोधिसत्व की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो बोधिसत्व है वो बहुत ही करुणामय है, वो प्रबोध के मार्ग पे बढ़ता हुआ बहुत ही करुणामय है। वो अपने निर्वाण को विलंब करके दूसरों को पहले निर्वाण कराता है, फिर अपना निर्वाण ये खुद प्राप्त करता है। इसलिए पहला गलत हो गया, महायान से हैं ये। तीसरा क्यों गलत हो गया? क्योंकि बोधिसत्व समस्त सचेत प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग प्राप्ति में आसानी करता है, जल्दी करवाता है। क्या करता है? जल्दी करवाता है, आसान करवाता है, उनको आसानी से जो है दिलाता है निर्वाण, और उनको निर्वाण दिलाने के बाद अपना करता है। वो अपनी जो निर्वाण है उसको विलंब करता है, उसको रोकता है, पहले दूसरों को निर्वाण कराता है। इतना दयालु है, इतना करुणामय है, इसीलिए बोधिसत्व को ईश्वर से बड़ा स्थान दिया है जैनियों ने। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, बी करेक्ट है। बाकी बातें गलत हैं एकदम से। अब आपको पता चल गई होंगी कि क्यों गलत है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चा लोग। देखिए अगला क्वेश्चन भी शानदार है, ये भी आपका सॉल्व किया हुआ है, आईएएस में ये प्रश्न आया हुआ है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बात या बातें समान हैं? कह रहा है पहला, दोनों एक ही समय में निर्मित हुए थे। दूसरा कह रहा है दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध था। तीसरा कह रहा है दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। आपको बताना ए में पहला दूसरा सत्य है, सी कह रहा है पहला तीसरा सही है, बी कह रहा है केवल तीसरा सही है, और डी कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं क्या जवाब देंगे। पहले ही सॉल्व कराई हूँ, अगर गलत करेंगे तो निश्चित ही ये काफ़ी बड़ी गलती होगी आपकी। तो जो सत्य है वो कौन सा सत्य है? केवल और केवल जो सत्य है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है महाबलीपुरम के स्मारक जो हैं ये पल्लवों ने बनवाए हैं, पल्लवों ने बनवाए हैं, और आपका जो अजंता है इसको गुप्तों ने बनवाया है। जिसको कोई नहीं जानता वो गुप्त होता है, इसको गुप्तों ने बनवाया, इसको पल्लवों ने बनवाया। तो दोनों एक साथ नहीं हैं, समकालीन नहीं है, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, एक ही संप्रदाय से नहीं है, क्योंकि जो गुप्तों ने बनवाया है अजंता ये बौद्ध धर्म से जुड़ा है, इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म से ही जुड़ी हुई विहार और चैत्य हैं। और जो आपका महाबलीपुरम है इसमें 5 पांडवों का है, जो आपके 5 पांडव हैं इनके बारे में दिया हुआ है। 5 पांडव के जो भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, द्रौपदी हैं, ये धर्मराज हैं, इनके लिए जो है रथ बनाए गए हैं, और इसी को सप्त पैगोडा कहा जाता है। सप्त पैगोडा पढ़ाई हूँ आपको कि इसमें 7 मंदिर हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा था वो धर्मराज का था, सबसे छोटा जो था वो द्रौपदी का था। द्रौपदी को सप्त पैगोडा में शामिल नहीं किया जाता, उसमें बल्लय कुट्टय और गणेश का शामिल किया जाता है। तो इसलिए आपका दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हुआ। ये दोनों शैलकृत हैं, यानी कि दोनों पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं, पत्थरों को काट कर बनाए गए, ये सत्य है। आपके जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं एक एक पत्थर को एक एक मंदिर बनाया गया है काट करके, यानी कि एक मंदिर का निर्माण केवल एक ही पत्थर से हुआ है, उसमें जोड़ा घटाया नहीं गया है। तो इसलिए आपका केवल और केवल तीसरा सही है, बाकी बातें आपकी सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है, आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और आपके सामने भी है। कौन सा है जो सुमेलित है? कौन सा है जो सुमेलित है? आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, और मैं इसको प्रैक्टिस सेशन में करवाई हूँ। देखते हैं आपको याद है या आप भूल चुके हैं। कह रहा है एरिपत्ती, क्या ये भूमि से मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था? क्या ये बात सही है? तनियूर कह रहा है एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम है। घटिका कह रहा है प्रायः मंदिरों के संबंध विद्यालय हैं। कौन सा है जो सही है, जो सुमेलित है, आपको वही बताना है। ए में कह रहा है पहला दूसरा, बी में कह रहा है केवल तीसरा, सी में कह रहा है दूसरा तीसरा, और डी में कह रहा है पहला तीसरा। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट जवाब दीजिएगा। आपका सॉल्व किया हुआ है, आप लोग पढ़ पढ़ के सब भूल गए हैं, फिर से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेशन में जाइए, प्लेलिस्ट चलाइए और सारा प्रैक्टिस कर डालिए। आपका जो सही है ऑप्शन नंबर डी, पहला तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। पहला सही है कि एरिपत्ती वह भूमि है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था, एकदम करेक्ट। आपके घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय था, लेकिन आपका जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 2। और ये क्यों गलत है? क्योंकि जो तनियूर है ये एक बड़ा गांव होता था। तनियूर क्या होता था? एक बड़ा गांव होता था, एक बड़ा
गांव होता था, एक बड़े गांव को कहा जाता था तनयुर। और ये किसके काल से जुड़ा हुआ है? ये चोल काल के अधीन था, जो कि एक विशिष्ट राजस्व का क्षेत्र हुआ करता था, विशिष्ट राजस्व का इकाई हुआ था। चोल काल में ये एक तरह से राज्य का मतलब जो है राजस्व वसूली का एक बढ़िया इकाई था, राजस्व वसूली का विशिष्ट इकाई था, विशिष्ट इकाई था, यानी कि यहाँ से राजस्व बढ़िया मिलता था। एक बड़ा गांव होता था जिसको तनयुर कहा जाता था, जहाँ से चोल काल में बड़े पैमाने पे राजस्व वसूली किया जाता था। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं आपके लिए। अगला देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों और कह रहा है वंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? देखिए ये भी प्रैक्टिस में करवाई हूँ, आपका शायद ही कोई प्रश्न हो जो आपको प्रैक्टिस में ना मिले, 75 में से सब आपके प्रैक्टिस से है। तो आपका कह रहा है श्रमण, दूसरा कह रहा है अग्रहारिक, तीसरा कह रहा है परिव्राजक, चौथा कह रहा है मागध। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? कौन है जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशी इतिहासों और वीरगाथाओं को कंठस्थ कराते थे? तो आपके जो हो जाएंगे वो हैं आपके मागध। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। अग्रहार तो होंगे नहीं, क्योंकि ये आपको ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी ना, पढ़ाई हूँ। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था अग्रहार। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि है, दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। आपके जो श्रमण हैं, श्रमण मतलब आप सभी को पता होगा जो बौद्ध धर्म को मानते थे और अपने शादीशुदा जीवन में रह के ही बौद्ध धर्म को मानते थे, इनको श्रमण कहते थे। परिव्राजक मतलब जो घूम घूम करके भिक्षा मांग करके अपना जीवन जीते थे, ऐसे सन्यासी होते थे। इसलिए आपका क्या सही है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी मैं आपको सॉल्व कराई हूँ। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? बताएंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला कह रहा है स्वप्न वासवदत्ता, दूसरा कह रहा है मालविका अग्निमित्रम, तीसरा कह रहा है मेघदूत और चौथा कह रहा है रत्नावली। क्या है जो आपका सही हो जाएगा? तो आपका जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि मालविका अग्निमित्रम, मालविका और प्लस अग्निमित्र, अग्निमित्र की प्रेम कथा है इसमें। मालविका अग्निमित्रम इसको कहा जाता है। अग्निमित्र जो है ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, जो कि विदिशा के प्रशासक थे, मध्य प्रदेश में विदिशा के प्रशासक थे। इन्हीं के ऊपर है ये प्रेम कथा मालविका अग्निमित्रम। आपके स्वप्न वासवदत्ता में भी 2 लोगों की प्रेम कथा है। और आपका जो मेघदूत है ये कालिदास की रचना है। आपकी रत्नावली जो है ये आप सभी को पता होगा हर्ष की रचना है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा बच्चा लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग फिर ऐसे आगे जो भी प्रैक्टिस सेशन आपके कराए जाएंगे हम उसको भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आपके टेस्ट पेपर भी और आपके प्रैक्टिस सेशन भी सारे आपके चल रहे हैं। शानदार तरीके से आप लोग डेली क्लासेस को एंजॉय करें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित ही मिलेगा। हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा मतलब कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इसके बारे में आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, रिविज़न करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।